नीतू जी का आप हौसला बढ़ाने के लिए तो आई हैं और इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें मंझनपुर से आप लोग अपना आशीर्वाद पहले से ही नीतू कनौजिया जी को दे चुके हैं और ये विधानसभा में जीत कर जाने का काम जरूर करेंगे। भाइयों, आज आपके सामने यहाँ पर हम कई बार पहले भी आए हैं और इस दंगल के मैदान में भी आए हैं। यहाँ पर भी हमारी बैठकें पहले हो चुकी हैं, लेकिन आज का जो दंगल है वो दंगल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ऐसा दंगल है जिसमें अगर आप जरा सी भी चूक गए तो आपको फिर उठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस दंगल में आपने अपनी ताकत दिखाते हुए ही, खाली ताकत दिखाते हुए नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, और दंगल में जो इस्तेमाल किया जाता है आपने पटकनी देने का काम कर दिया, तो फिर दूसरे लोग उठने लायक नहीं रहेंगे, और खास तौर से वो लोग जो आपको धोखा देते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना आपको मंझनपुर से, जिन्होंने पहले आपका वोट लिया, आपके समर्थन से जीते, बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे खड़े होकर के जीते, और उसके बाद जब वर्षों वर्ष जीतने के बाद अचानक से उनको लगा कि नहीं, अब हमको यहां से हट जाना चाहिए। और ऐसे लोग इनका क्या भरोसा आप कर सकते हैं, जो उस पार्टी को धोखा देंगे जिस पार्टी की वजह से उनका आज वजूद है, जिस पार्टी ने उनको बनाने का काम किया, जिस पार्टी की वजह से आज आप उनको जानते हैं, और जिस नेता ने उनको उठा करके, नीचे से उठा करके ऊपर बैठालने का काम किया, हमारी पार्टी की मुखिया और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, 4 बार उत्तर प्रदेश की रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने। ऐसे लोगों को जो लोग भूल जाएं और ऐसे लोगों को लोग धोखा देने की सोचें, तो फिर जनता को कहां छोड़ने वाले हैं, जब जनता को भी धोखा देने का काम वो सबसे पहले करने का काम करेंगे। तो इसलिए उनका चेहरा पहचान के रखिए। और उनके साथ साथ में जो आज सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कैसी सरकार चल रही है, किसी से छुपा है? आज कौन इस सरकार में खुश है? एक भी वर्ग, एक भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि हम खुश हैं। आप किसी को ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए, जो टीचर हैं उनको ले लीजिए, आप महिलाओं को ले लीजिए, आप नौजवानों को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, हर एक के साथ में इन्होंने धोखा देने का काम किया। किसानों से कहा कि आप हमारे साथ में आ जाइए, हम आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। किसानों ने सोचा कि ये तो धर्म की बात करते हैं, ये तो कहते हैं बड़े भारी धर्मात्मा हैं, तो इनकी बात में सच्चाई होगी। उनको क्या मालूम था कि धर्म के नाम पे ये छलावा है, चेहरा तो कुछ और है, ऊपर से बातें कुछ और हैं, अंदर से दिल में कुछ और है। दिल के अंदर तो चोर बैठा है कि हमें इनको कुछ नहीं देना है, इनको धोखा देना है, लेकिन धर्म का मुखौटा बना करके और इनसे वोट लेना है, वोट लेने के बाद इनको छोड़ देना है, इनको चोट पहुंचाने का काम करना है। किस तरह से किसानों के साथ में इन्होंने किया? पहले तो उनसे 2 गुना की बात कही, आमदनी तो 0 कर दी, आमदनी तो 0 पे पहुंचा दी। किसानों की जमीन हड़पने के लिए नीयत खराब हो गई। नीयत खराब होकर के उनके जो चुनिंदा 2-4 उनके बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि हमको अब जमीनों पर कब्जा चाहिए और किसानों की जमीन पर कब्जा चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लो भाई, हजारों करोड़ रुपए का चंदा आ जाता है, सबको मालूम है इन उद्योगपतियों से, और उसके एवज में जमीन देने का वादा कर दिया और 3-3 काले कानून लाने का काम किया। ऐसे कानून जिसमें कि जमीन किसान की हमेशा हमेशा के लिए उसके पास से चली जाती। किसानों ने आंदोलन किया, किसान जब समझ गए कि हमारे साथ धोखा हो रहा है,
ये उनमें से नहीं है जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। ये बहन मायावती जी नहीं है जिन्होंने कहा कि हम किसानों की देखभाल करेंगे, तो उन्होंने 2 गुना आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने किसानों का जो मूल्य था मिलता था, गन्ने का मूल्य मिलता था, उसको 125 रुपए से 250 पहुंचाने का काम कर दिया, 2 गुना कर दिया। इन्होंने तो 25 रुपए बढ़ाए हैं 5 साल में, चुनाव आ गया इसलिए 5 रुपए सालाना। और जमीन में कब्जा करने के लिए जब नीयत खराब इनकी सामने आ गई किसानों के, वो आंदोलन पे आए। आंदोलन जब उन्होंने करना शुरू किया तो सबने, पूरे देश ने देखा। हम लोग उनके साथ में थे, बहुजन समाज पार्टी कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ में आंदोलन में शामिल थे। हम लोग संसद के अंदर भी आंदोलन कर रहे थे, संसद के बाहर भी कर रहे थे। लेकिन इनसे कह रहे थे कि ये कानून क्यों नहीं वापस लेते हो, कानून को क्यों थोप रहे हो। जोर जबरदस्ती संसद के अंदर कानून पास करा करके थोपने का काम किया। किसान कहता है कि किसान ये कानून हमारे खिलाफ है, वो कहते हैं नहीं नहीं, कानून आपके फेवर में, आपके पक्ष में, इसको तो आपको लेना पड़ेगा। जिसको लेना है, जिसको आप दे रहे हैं, वो कह रहा है कि हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे खिलाफ है। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि आपके पक्ष में, इसलिए इसको मान लीजिए। 14 महीने किसान जो है आंदोलन में रहे। 1-2 नहीं, 700 किसान मर गए इस आंदोलन के अंदर। 700 किसानों की मृत्यु हुई है इस आंदोलन में। और उसके बाद जब 700 किसानों की बलि चढ़ गई, जब इनको ये लगा कि अब तो हाथ से जा रहा सब कुछ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 5-5 जगह चुनाव होने आ रहे हैं 5 प्रदेशों में, और सुपड़ा साफ हो रहा है, घर में नहीं घुस पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो अपने घरों में नहीं जा रहे हैं, घरों में भी जाना होता तो पीछे के दरवाजे से जाते हैं। जब ऐसी स्थिति हो गई तो इनको लगा कि अब क्या करें, तो उन्होंने कहा चलो फिर से एक बार हम किसानों से कहते हैं कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। और कानून वापस लेते ही किस तरह के बयान आए, बयान ऐसे आए, कहा कि हम इस बात की माफी मांग रहे हैं कि किसान ना समझ है, किसान को कुछ समझ नहीं आता है, हम तो अच्छा कानून बना के लाए थे। और माफी इस बात की कि हम समझा नहीं पाए कि कितना अच्छा कानून है। ये किसान को मूर्ख समझते हैं, किसान को ना समझते हैं, जैसे पूरे देश को समझ रहे हैं। ये भूल रहे हैं किसान वो है जिसका अन्न खा करके ये लोग जीवित हैं, जो अन्न देता है, अन्नदाता होता है। और वो दिन भर मेहनत करके खाली अनाज नहीं देता है। यही किसानों के लड़के और सुपुत्र लोग जो हैं वो आज बाहर बॉर्डर में अपने, इनके जो लोग हैं वही जाकर के वहां देश को भी बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए ये कहना कि आप तो नासमझ थे, इस बात का हमें अफसोस है और इसलिए हम माफी मांग रहे हैं। और कानून वापस लिया तुरंत। इनके राज्यपाल से लेकर के और नीचे तक लोगों का बयान आ गया कि ये कानून हमने वापस तो ले लिया है, पर ये कानून अच्छा है, इसलिए इसको फिर से वापस लाएंगे, फिर से वापस लाएंगे। ये कानून खाली हटाया गया इसलिए क्योंकि चुनाव आ गया है। 700 लोगों की बलि दे दी आपने। हम लोगों ने कहा कि आपने, अगर ये हमारी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपने 700 लोगों के बारे में तो एक जिक्र भी नहीं किया, इनका क्या होगा, इनके परिवारों का क्या, इनके लिए आपने कुछ दिया है? इनके जो औलादें जो आपने उनको, उनके माता पिता लोगों को जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके बारे में कुछ सोचा आपने देने के लिए? नहीं, कोई जवाब नहीं है। हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज कर दिए गए आंदोलनकारियों के ऊपर, वो भी वापस नहीं लेना। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम जो पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए कानून नहीं बनाया, उसके लिए कानून नहीं बनाएंगे। जो काले कानून बनाए थे उसमें भी नहीं रखा था कि हम इतना न्यूनतम पैसा गारंटी करते हैं देंगे, क्योंकि जानते हैं कि वो पैसा तो हमें देना नहीं है। वो देने के लिए अगर हम कानून बना देंगे तब तो बाध्य हो जाएंगे,
फिर हम धोखा नहीं दे सकते, फिर तो मजबूरी हो जाएगी। अदालतें हैं, जहां पर भी किसान जाएगा तो इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो इसीलिए वो कानून बनाने के लिए आज भी तैयार नहीं है। तो ये ऐसी सरकार है जिसने लाठियां भी चलाई, ठंड के मौसम में बरसात का पानी भी फेंकने, बौछार फेंका उनके ऊपर, और उसके बाद उनकी 700 लोगों की बलि भी ले ली, लेकिन उसके बाद भी अभी पीछे हटने का काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ में महिलाओं को धोखा दिया, महिलाओं से कहा कि आप आइए, हमारी सरकार आ रही है, हम तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं की सुरक्षा हमसे ज्यादा अच्छी क्या कौन देगा। और उन्होंने ये कह करके उनसे वोट ले लिया। क्या सुरक्षा दी महिलाओं को? आप लोगों को तो मालूम है, आप लोग भी अखबार देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, जो इनकी खुद की क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, इनकी खुद की अपनी रिपोर्ट है, उसके तहत में आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार और दुराचार हो रहा है। ऐसी सुरक्षा इन्होंने देने का काम किया। इस तरीके से सुरक्षा देने की बात कही है। बहन मायावती जी की याद करिए, इनकी सरकार को याद दिलाती है समाजवादी पार्टी की सरकार का जो आलम था, जहां घर से कोई निकल नहीं सकता था, जब तक फिरौती न दे तो घर में नहीं सुरक्षित रहता था। गुंडा, बदमाश, जो और रेप, ये सारी चीजें जो समाजवादी पार्टी की सरकार में होती थी, वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी देखने को मिल रही है। फिरौती से लेके, डकैती से लेके हर चीज हो रही है। और ये सरकार कहती है कि हम तो बहुत अच्छी सरकार दे रहे हैं। महिलाओं के साथ धोखा देने का तो काम किया ही समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी की बात दूसरी, उनके तो मुखिया, जो पहले मुखिया थे, मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने तो ऐलान कर दिया था, मंच से ऐलान किया था, जब बलात्कार के बारे में पूछा गया कि ये क्या हो रहा है आपके सरकार में, उन्होंने कहा ये तो आम बात है और ये नौजवान लड़कों हैं, तो ऐसी बात। तो जो इस तरह की सोच रखता हो, जो इस तरह की पार्टी हो, उसी की नकल करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक ही, इन्होंने सरकारें भी मिलकर बनाई हैं। 2003 की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, ये सबको मालूम है। जब 37 MLA बहुजन समाज पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक आदेश देकर के उनका विलय करा दिया था समाजवादी पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उन्होंने मिलकर के उनको समर्थन दिया था और समर्थन देने के बाद सरकार बनाने का काम किया था। और ये लोग इसीलिए आपस में मिलकर के ही बात करते हैं। आजकल भी जो आप देख रहे हैं, कहीं दंगे की बात हो रही है, कहीं फसाद की बात हो रही है, ध्रुवीकरण की बात हो रही है, तो ये लोग पहले से तय कर लेते हैं कि कैसे करें जैसे कि हम लोग समाज को आपस में लड़ा सकें। बहन मायावती जी की याद करिए, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से निकलने की जरूरत पड़ती थी, किसी बेटी को निकलने की जरूरत पड़ती थी, वो सोचती विचारती नहीं थी और घर से निकल जाती थी, क्योंकि जानती थी कि हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी तरफ गलत निगाह उठा के देख ले। आज बेरोजगारी का आलम क्या है? बेरोजगारी का आलम यह है कि पूरे 70 वर्षों में, 75 वर्षों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, हर साल देने का काम करेंगे। नौकरी तो नहीं दी, हर साल इन्होंने नौकरी लेने का काम जरूर किया है। 2 करोड़ लोगों की नौकरी लेने का काम, जहां जहां भी नौकरी हो सकती थी, जितने भी सरकारी और गैर सरकारी जहां जहां भी नौकरी मिल सकती थी, इन्होंने उन सब जगह उनको बेचने का काम कर दिया। जितने भी उपक्रम है, सरकारी उपक्रम, उनको बेच करके और उनमें जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, वहां प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर दिया, जिससे नौकरी समाप्त हो जाए। और जब नौकरी समाप्त हो जाती है तो रिजर्वेशन तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। जब नौकरी ही नहीं होगी तो रिजर्वेशन कहां से होगा? ये वो सरकार है जिसने
टीचरों को बेरोजगार कर दिया, उनको उनका भत्ता देना बंद कर दिया, उन्होंने उनसे वोट तो ले लिया, जो भी वित्त विहीन विद्यालय थे उनसे वोट लिया इन्होंने, उनके टीचरों से वोट लिया, उनको वादा किया और फिर उनको धोखा दे करके एक नया पैसा भी देने की जगह लाठी डंडों से उनका स्वागत लखनऊ में करने का काम किया। ये वो सरकार है जो कि कहती कुछ है, धर्म के नाम पे कहती है कि हम तो अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं। हमने तो अयोध्या से कार्यक्रम शुरू किया था, अयोध्या गए थे, वहां पर राम मंदिर तो छोड़िए, वहां 2 साल हो गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वहां नींव खोदना भी शुरू नहीं किया था, क्योंकि वो तो वोट के लिए राजनीति करते हैं, धर्म की भी, धर्म के नाम पे धर्म का बात नहीं करते। अगर धर्म की बात करते तो अधर्म के काम नहीं करते। जिस तरीके से आज दलित समाज के लोग आपके पड़ोस में ही किस तरीके से आज इन्होंने प्रतापगढ़ हो, चाहे इलाहाबाद हो और चाहे कहीं पर भी आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, जिस तरह से हाथरस में शुरू किया इन्होंने दलित की बेटी के साथ में, और जिस तरह से रात के 3 बजे फिर उसको जलाने का काम किया, तो पूरे प्रदेश में चाहे दलित समाज के लोग हों, इसी प्रकार से ये ब्राह्मण समाज और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर भी कर रहे हैं। आज न ब्राह्मण समाज सुरक्षित है, न दलित समाज सुरक्षित है, न अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है, और न पिछड़ा वर्ग के जो हमारे गरीब लोग हैं वो सुरक्षित हैं। इन सबके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार में जो मुखिया लोग बैठे हुए हैं वो उनके ऊपर हमलावर हैं। 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हो गई, 100 से ज्यादा एनकाउंटर आपने कर दिए, और बाकी बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। अभी 4 लोगों को की हत्या हो गई दलित समाज के, क्या बुलडोजर चलाया इन्होंने? क्या कहीं पर जहां पर दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है बुलडोजर चलाने का काम करते हैं? नहीं, बल्कि 2-3 दिन के बाद इन्हीं के पुलिस वाले जाकर के उन्हीं के समाज के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं, और इस सब चीजों का हिसाब हम लोग रख रहे हैं। एक एक चीज का हिसाब हम लोग रख रहे हैं। 3 महीने की सरकार बची है इनकी खाली, अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 3 महीने के बाद बहन मायावती जी जब सरकार में आएंगी तो एक एक चीजों का हिसाब इनको देना पड़ेगा और उसका हिसाब लिया जाएगा। ये जो अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों को इन्होंने आजकल एक मुखौटा गुंडों का पहना दिया है इन्होंने, और उनसे भी गुंडागर्दी करा रहे हैं। उनको भी संभलना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा कि अब ये 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये 3 महीने की सरकार बची है, और उनको भी जो अत्याचार वो कर रहे हैं लोगों के ऊपर, वो उनको बंद करना पड़ेगा। जिस तरीके से लखनऊ में उन्होंने एक व्यापारी, एक जो नौकरी पेशा आदमी था, उसको रोक करके गोली मार दी ब्राह्मण समाज के। जिस तरह से महोबा में उन्होंने एक ब्राह्मण समाज के व्यापारी को, एक आईपीएस अधिकारी फिरौती लेने का काम करते रहे, जब फिरौती नहीं दी तो उसको उसकी गाड़ी में ही गोली मार करके हत्या कर दी। किस तरीके से गोरखपुर में एक व्यापारी गुप्ता समाज के व्यक्ति के साथ में उनके होटल में घुस करके पुलिस वालों ने उसको मारने का काम किया। और ये सब आईपीएस अधिकारी किस तरीके से, अभी एक लड़की जो कि 12 अंकी में काम कर रही थी और जिसके ऊपर इतना उत्पीड़न किया एक पुलिस अधिकारी ने कि उसने जाकर के आत्महत्या करने का काम किया। और किस तरीके से आज पूरे प्रदेश में 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में इन्हीं लोगों के हाथों से ये लोग मरवाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब दिखाता है कि जब कानून, कहने वाले तो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कानून का राज चल रहा है, लेकिन कानून का राज नहीं चल रहा है, गुंडागर्दी का राज चल रहा है, दहशतगर्दी का राज चल रहा है, जो कि अब समाप्त होने का समय आ गया। और इसको समाप्त करने का वक्त, मौका आपके हाथ में है। आपको ये देखना है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हो, चाहे वो दलित समाज के व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति हो, और चाहे वो बैकवर्ड समाज के व्यक्ति हो, ये सभी लोगों को मालूम अच्छी तरीके से, अकेली एक सरकार ऐसी आती है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार 2003 से 7 में बहन मायावती जी की आई थी, तो उन्होंने अगर कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उन्होंने उसको करके भी दिखाया था। सारे समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चली। कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था, कोई लड़ा झगड़ा नहीं हुआ था,
जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दंगा होता रहा और वो सफाई में नाच गाना देखते रहे, इस तरह से बहन मायावती जी की सरकार में एक भी दंगा क्यों नहीं होता है, एक भी फसाद क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको कानून द्वारा कानून का राज चलाना आता है। और अकेली ऐसी नेता हैं पूरे प्रदेश में नहीं देश में, जिनके जैसे ही वो ओथ लेती हैं उसी समय बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े दहशतगर्दी वाले और ये अधिकारी भी जो अपने हाथ में आज सरकार लिए हैं और सरकार को लेकर के अपने हाथ में जो दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब अपना नंगे पैर होकर के और लाइन से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उनके सामने उनका फिर कोई दबाव नहीं चलता है, क्योंकि उनको मालूम है कैसे राज चलाया जाता है। और इसलिए आज ये वक्त है जब आपके सामने ये मौका आया है। ये मौका अगर आप चूक गए तो ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हमारी पार्टी में हमारी मुखिया ने, बहन मायावती जी ने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है हर स्तर पे, चाहे वो हमारी पार्टी का स्तर हो और चाहे वो अभी चुनाव में भी मैदान में उतारने की बात हो। हर जगह उन्होंने 50% से ज्यादा उन्होंने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि हमारा भविष्य यही नौजवान लोग। और नौजवानों को, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको आगे बढ़ने की जरूरत है और आगे बढ़ करके अपना भविष्य अपने हाथ में लेने की जरूरत है। ये भविष्य आपके हाथ में है। ये भविष्य अगर आप बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे, भविष्य बिगाड़ना चाहेंगे तो आप बिगाड़ देंगे। इसलिए भविष्य को बनाने का काम करिए। इन धोखेबाजों के हाथ से दूर से बच के रहिए, जो आपको नौकरी देने की बात तो करते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि भाई नौकरी तो हम नहीं दे सकते, पकौड़ा बेचने का काम करो। और किससे कहते हैं? जिनसे आपने कहा था आप तो इंजीनियर हैं, आप तो PhD होल्डर हैं, आप तो डिग्री होल्डर हैं, आपको हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। पकौड़ा बेचना कोई हम लोगों की सरकार, हम लोगों की पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करती है। चाहे वो पकौड़ा बेचने वाले हों, चाहे खुंचा लगाने वाले हों या ठेले वाले हों, हम लोगों की पार्टी तो उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन धोखा देने का काम नहीं करना चाहिए। आप तो धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पढ़ो लिखो और पढ़ लिख जाओ, तो महिलाओं से, लड़कियों से भी कहते हैं पढ़ने लिखने के बाद जब डिग्री ले ली, PhD ले ली, तो आप कहते हैं हमको वोट दे, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद उन लोगों से कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचो। तो ये धोखा नहीं है तो क्या है? तो इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। आज गरीबों की क्या स्थिति है? एक तो बहन मायावती जी थी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में कानून के साथ साथ विकास बढ़ाने का काम किया, हर स्तर पर विकास बढ़ाने का काम किया। आपके क्षेत्र में भी जितने भी डॉक्टर अंबेडकर गांव हैं, आपको भी मालूम है, उन्होंने उसका समग्र विकास करने का काम किया, आपका जिला बनाने का काम किया। उन्होंने 29 जिले बनाए, उसमें आपका जिला भी है। आपका जिला अगर आज तरक्की पे है तो किसकी देन है? वो बहन मायावती जी की देन है। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि जिसकी उत्पत्ति किसने की है। जब जिला बनता है तो समग्र विकास होता है, हर तरफ विकास होता है, कोर्ट बनती है, कचहरी बनती है, अस्पताल बनता है, सभी चीजें बनती हैं। और वो जब जिला बनता है तो सब देना पड़ता है, सरकार की मजबूरी होती है। बहन मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं 29 जिले बनाए, और जिला बना के उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 29,500 डॉक्टर अंबेडकर गांव का समग्र विकास बहन मायावती जी ने किया अपनी सरकार में। इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली की व्यवस्था देने का काम किया। 6,500 मेगावाट बिजली मिलती थी, 13,500 पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया। उन्होंने 11 उन्होंने मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 7 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी देने का काम किया। हर जिले में उन्होंने स्कूल कॉलेज बनवाने का काम किया। लड़कियों के लिए स्कूल अलग बनाए, लड़कों के लिए अलग बनाए। और उन्होंने खास तौर से जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक हॉस्टल बना करके दिया हर जिले में, जिससे कि वहाँ मुफ्त में रहें, अपनी तैयारी करें। और उसमें वहाँ पर उनको खाली रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था के साथ में वहाँ पर उन्होंने उनको पढ़ाई कराने के लिए लोगों को, टीचरों की भी उपलब्धि कराने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में टीचर की
जो पोस्टें खाली हैं। आपने देखा 20 लाख विद्यार्थी, 20 लाख परीक्षार्थी टीईटी की नौकरी के लिए उन्होंने इम्तिहान देने का काम किया। कहाँ दूर दूर से आकर के और जा करके उन्होंने इम्तिहान दिया, और जब इम्तिहान दे के बाहर निकले तो मालूम पड़ा कि इम्तिहान तो रद्द हो गया, और अब कब होगा किसी को नहीं पता। कम से कम इनकी सरकार में तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं, ये नौकरी देना चाहते भी नहीं है और जानते भी नहीं है, ये नौकरी लेना जानते हैं, लेने का काम खाली करते हैं। आप कहते हैं, मुखिया कह रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि टीटी में जो घपला किया है जिन्होंने, उनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। अरे क्या नहीं बख्शेंगे? आपके नाक के नीचे इस तरह की व्यवस्था आपने रखी जहां पर कि इस तरह का घपला हो रहा है, लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया। लोगों को आपने देखा किस तरह से जहां पर इम्तिहान देने गए थे, बाहर निकल के लड़के बैठे रो रहे थे कि हम लोग तो बड़ी उम्मीद से इतने दिनों से, इतने महीनों से तैयारी कर रहे थे कि आज हमारा एग्जाम होगा, इम्तिहान होगा, इसके बाद हमको नौकरी के लिए हम सक्षम हो जाएंगे, नौकरी मिल नहीं जाएगी, सक्षम हो जाएंगे। लेकिन वो भी आपने उनके हाथ से छीनने का काम किया। तो इसलिए भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि फिर से इस प्रदेश में इस तरह का माहौल ना रहे 3 महीने बाद, जहां पर किसानों के ऊपर लाठियां चले, मजदूरों के ऊपर लाठियां चले, महिलाओं को सुरक्षा ना मिले, जहां लोगों की नौकरियां छीन ली जाएं, जहां पर कोरोना के दौरान में किस तरह से अव्यवस्था हुई, किसी से छिपा नहीं है, वो मंजर दोबारा ना देखना पड़े। हर अरबों रुपए आपने कोरोना में उसके नाम से ले लिए और ले करके कहां लगाया किसी को कोई खबर नहीं है। सबने देखा कि किस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई है, किस तरह से ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, इसकी वजह से लोगों की मौत हुई। और इतना ही नहीं, मर जाने के बाद भी लकड़ी नहीं मिली, देह जलाने के लिए जगह नहीं मिली, लोगों लाशों को बहाना पड़ा, दफनाना पड़ा। इस तरह का मंजर इस उत्तर प्रदेश में देखने का काम आज सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि छिपा क्यों रहे हो आंकड़े छिपा रहे हैं कोरोना के, लोगों की मृत्यु हुई क्योंकि उसमें इनको पैसा देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की वजह से, इसलिए वो आंकड़े भी छुपाने का काम कर रहे हैं, सही आंकड़े भी नहीं देने का काम कर रहे हैं। और इस पे अभी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत लताड़ लगाई है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का माहौल आपको दोबारा न देखना पड़े, जहां पर सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में लोग पैदल सड़कों में चलते हुए दिखे थे, लोग जो वापस लौट रहे थे प्रवासी लोग, उनके लिए बस की सुविधा नहीं करी, उनके लिए ट्रेन की सुविधा नहीं करी, उनके लिए रास्तों में खाने पीने की सुविधा नहीं करी, उनको पैदल नंगे पैर अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में ले करके चलते हुए सड़कों में आते हुए और मरते हुए, सड़कों में चलते चलते कितने लोग मर गए ये भी लोगों ने देखा है। और ये सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता, बिल्कुल भी संवेदनशीलता इस सरकार के अंदर नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ रुपया हर महीने उत्तर प्रदेश में इस बात का खर्च होता है कि उनके रोज अखबार में, रोज मीडिया में, हर जगह उनकी फोटो छपे और नाम छपे कि हम बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन असलियत तो यहाँ के लोगों को मालूम है, सर्व समाज के लोगों को मालूम है, सबको मालूम है। और जिस तरह से 300 करोड़ रुपया हर महीने खर्चा हो रहा है, आप सोच सकते हैं 3600 करोड़ रुपया सालाना। अगर यही रुपया ये गरीबों में लगा देते, स्कूलों में लगा लेते, बच्चों के लिए लगा देते, तो इनको सड़ा खाना बच्चों को नहीं खिलाना पड़ता। जो अभी अखबारों में निकला कि छोटी छोटी हम लोगों की लड़कियां और जो स्कूलों में पढ़ती हैं उनको मुफ्त खाने की बात जो दी जाती है, वहां सड़ा खाना दिया जा रहा था, जिसकी वजह से कितनी बच्चियां बीमार हो गई। उनके लिए वहां पर स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो यही रुपया अगर ये लगा देते तो ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती, लेकिन इनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके बीच में, आपके मंझनपुर में, हमारे बीच में आपकी अपनी खुद की जो इतनी बड़ी यहाँ समाज सेवी हैं, आपके लिए दिन रात कोरोना के दौरान भी काम करती रही, अपना पूरा इन्होंने समर्पण आपके बीच में रखा हुआ है कनौजिया जी ने। तो इनको आज आप बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है,
और इसी तरह से अतुल जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, आपके बिल्कुल पड़ोस में मिली हुई है यहीं से कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इनको पूरा का पूरा अपना सहयोग ही नहीं देंगे, समर्थन देंगे, और ये मान करके चलेंगे कि ये चुनाव श्री अतुल द्विवेदी जी या नीतू कनौजिया जी नहीं लड़ रही हैं, बल्कि आप में से यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। जब तक आप ये नहीं सोच लेंगे चुनाव के मैदान में आप खुद हैं, और जब तक ये नहीं आप मन में ठान लेंगे, तब तक आप चुनाव की रणनीति नहीं बना पाएंगे। आपको सतर्क रहना है, आपको खुद भी सतर्क रहना है, औरों को भी सतर्क करना है। छोटी छोटी सभाएं करके, लोगों से मिल करके, घरों में जा करके, क्योंकि आप लोग हमारे मुख्य कार्यकर्ता लोग हैं। आपको सबसे मिलना पड़ेगा, जा करके बातें करनी पड़ेंगी, ये बातें बतानी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा कि एक बहन मायावती जी की सरकार थी जिसमें विकास और कानून दोनों साथ में था, और इनकी विनाश के अलावा, और कानून तो ध्वस्त है ही है इनके, इसके अलावा कुछ नहीं है। और लोगों को इकट्ठा करिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को ये बताइए कि ये आखिरी समय है। अगर अब की बार, इस बार अगर उन्होंने चूक कर दी, तो दोबारा अगर ये सरकार आ गई या समाजवादी पार्टी के आपने किसी को जिताने का काम कर दिया, तो आप अपना वोट खराब करने का ही काम करेंगे, और अपने भविष्य का भी वोट खराब करने का काम अपना तो करेंगे ही करेंगे। आने वाले आपके लोग, आपके बच्चे हैं जो आपकी तरफ निगाह लगाए हुए हैं, अपना भविष्य भी देख रहे हैं, उनका भी आप भविष्य जो है खराब करने का काम करेंगे। इसलिए सतर्क रहिए, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और पूरी अपनी ताकत लगाते हुए, सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। इस 1 महीने के अंदर आपको अगले 30 दिनों में जितनी भी ताकत झोंकनी है लगा करके, और एक एक घर में जा करके इन बातों को बताइए, उनसे मिलिए, मिलने का काम करिए, आपस में बांट लीजिए कि कौन किससे मिलेगा, क्या करेगा, और जा करके हमारे जो यहाँ पर दोनों सीटें हैं हमारी, जो दोनों ही सीटों को आपको ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना पड़ेगा। इतनी ताकत लगा दीजिए कि आपके कौशाम्बी से हमारी जो 3 सीटें हैं, जो जिला आपको बहन मायावती जी ने दिया है, उस जिले को देने के उपलक्ष्य में आप उनको ये भेंट देने का काम करिए कि हम आपको ये 3 सीटें जिता करके और आपको भेंट दे रहे हैं, आपकी झोली में डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ से 3 की 3 सीटें हम जिताने का काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये जरूर करेंगे। हम लोग ने आज फिर से शुरुआत की, पूरे 75 जिले में घूम लिए थे, आपके कौशाम्बी में भी आए थे, लेकिन फिर से हम लोगों की शुरुआत हुई है। हम लोग आज आपके यहाँ आए हैं, इसके बाद यहाँ से हम लोग पड़ोस में जा रहे हैं, दूसरी सीट हमारी उसमें जा रहे हैं, खागाम जा रहे हैं, इसके बाद आगे जाएंगे, लेकिन प्रदेश भर में जा करके हम लोग फिर से बहन मायावती जी का संदेश आपके बीच में भेजने का, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, या आपसे अपील जो कर रहे हैं, ये हम अपनी नेता बहन मायावती जी की तरफ से भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था वहां जा रहे हैं तो जरूर हमारी तरफ से उन लोगों से हमारी बात पहुंचाने का काम करिएगा कि हमारे वो अपने लोग हैं, हमारी निगाह उन पर हमेशा रहती है, और हमने सोच समझ करके वो स्थान जिले में बनाया है, और हम चाहते हैं कि उसको हम तरक्की की जो कमियां रह गई हैं, जो लोगों ने 10 साल में कमी कर दी है, उसको पूरा करने का काम बहन मायावती जी 10 साल नहीं, 5 साल नहीं लेती हैं, 10 महीने भी नहीं लेती हैं, कुछ महीनों में ही पूरा करने का काम करती हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, और वो करने का काम करेंगी। इसीलिए पुनः आपसे इस विनती के साथ में कि अब की बार आप अपनी सरकार बनाइए, नौजवानों के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, महिलाओं के लिए अपनी सरकार बनाइए, आप किसानों के लिए अपनी सरकार बनाइए, मजदूरों के लिए बनाइए, जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए बनाइए, जिनको ये लोग शोषित करके रखा हुआ है उनको बनाइए, और उन सब के लिए मिलकर के अपनी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश का जो खस्ता हाल है उसको सही रास्ते में लाने का काम और जिम्मेदारी को निभाने का काम आप लोग जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।